गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। तो इसको ऑर्स्टेड ने कई साल पहले बताया था कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर सकता है। ठीक है, अगर एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं और हम मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर सकता है। कैसे इसको देखा गया? यूजिंग कंपास निडल। तो सबसे पहले तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। प्रीवियस क्लासेस जो होती हैं, जो छोटी क्लासेस होती हैं, जहां पे हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है कि जो मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर कोई मैग्नेट इस तरीके से रखा है नॉर्थ और साउथ के टर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं और अंदर की ओर ये साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। इस तरीके से क्लोज्ड लूप ऑब्टेन होता है इनमें। इस तरीके से ये चलती रहती हैं। और ये बीच में जो होता है मैग्नेट के यूनिफॉर्म फील्ड होता है, तो ये लाइन जो होती हैं वो पैरेलल रहती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती है वो हम यहाँ देखेंगे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, what is magnetic field? It is the region near a magnet where a magnetic needle experiences a torque and rests in a definite direction, and it is called the magnetic field. The line drawn from south to north pole of a magnetic needle which is freely suspended at a point and magnetic field gives the direction of that field. जैसे हमने ये है मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन चल रही है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कंपास निडल रख के डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस चीज को ऑब्जर्व किया, हम उसके बारे में समझेंगे और इस चीज को कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Okay, so when an electric current flows, then it produces magnetic effect in the space around the conductor, which is called the strength of magnetic field or simply the magnetic field. Okay, यहाँ यही बताया गया एक बार फिर से कि अगर मैग्नेट के चारों ओर जो स्पेस होता है कंडक्टर के, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। किसी भी मैग्नेट की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाती है। अब ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट में क्या जाना कि अगर हम एक बैटरी यूज करें एक सर्किट के अंदर इस तरह से, और जैसे ही हम इस की को प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ ये हमारा कंपास निडल है, यहाँ रख दी, जैसे इस की को प्रेस किया करंट फ्लो हुई और उसकी वजह से यहां इस निडल के ऊपर डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इस निडल में डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट हुआ क्योंकि इसमें करंट फ्लो हुई है। ठीक है, तो यही ऑरेस्टेड ने बताया। अच्छा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कब हो सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ हो। कंपास निडल में डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया हो, और क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होने से कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सो वी कैन से व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक निडल केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर, द निडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अपनी नॉर्मल पोजीशन से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर जो केप्ट निडल है उसको ठीक बिलो रखा गया है वायर के। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। दूसरी बार हमने फिर से जैसे ही हमने, अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल चेंज कर दिए गए, तो टर्मिनल चेंज करते ही डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी बदल गई क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज गई। क्योंकि इससे पता चलता है कि इफ वी रिवर्स द करंट थ्रू द वायर, द निडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्लियर केस। इस डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए एक रूल होता है, मैं उसको यहाँ बताता हूँ। इस रूल को कहेंगे स्नो रूल। स्नो रूल। What is the meaning of snow rule? So let's say this is a conductor जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है और हम यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब करंट ऐसे फ्लो हम दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हम करंट का फ्लो दिखा रहे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये जो कंडक्टर है ये किसी कंपास निडल के ऊपर रखा हुआ है। सपोज करें यहाँ पे एक कंपास निडल है, ठीक है, और ये एन और एस ऐसे दिखा रही है और ये कंडक्टर इसके ऊपर रखा है, ओवर इट। तो जो डिफ्लेक्शन यहाँ शो होगा वो होगा टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ये डिफ्लेक्शन इसका टुवर्ड्स इस तरफ हो जाएगा। यही स्नो रूल है। स्नो रूल मींस व्हेन करंट फ्लोज
When current flows from south to north, and conductor is placed over the needle. Then it deflects to west. It deflects to west. देखिए S N O W, दिस इज नो रूल, ठीक है, दिस इज नो रूल। अगर इसी में करंट ऐसे हो, लेट्स से, और कंपास निडल को हम इधर रख दें, तो अब ये क्या है, कंडक्टर इज बिलो इट, तो नाउ डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, और डिफ्लेक्शन को हम दिखाएंगे टुवर्ड्स ईस्ट। दिस डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, दिस वाज टुवर्ड्स वेस्ट, दैट वाज टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से अगर यहाँ करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो भी इसका डिफ्लेक्शन ईस्ट हो जाएगा, वहां करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसे बना के देख लें, अगर यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दें, नॉर्थ से साउथ चलने लगे करंट, और यही कंपास निडल रखी हुई है ऐसे ही, तो जो डिफ्लेक्शन इसका होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। वो डिफ्लेक्शन अब कैसा होगा, अब ये डिफ्लेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। और इसी तरीके से जब हम यहां पे देखेंगे डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इन डिफ्लेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग स्नो रूल, ओके। स्नो रूल की थोड़ी और डिटेलिंग देखते हैं। व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल। स्नो रूल मैं आपको समझा चुका हूं, तो हम एम्पियर स्विमिंग रूल की बात करेंगे। तो इफ वी इमेजिन अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सपोज करते हैं करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और एक पर्सन इसमें स्विम कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड is facing and he is facing a magnetic needle which is kept under him, which it is kept below him. That means the person is over the compass needle, okay, conductor is over compass needle, जो हमारा स्नो रूल में कॉन्सेप्ट था। Then current enters in his feet, that means current is flowing from south to north, okay. Then the north pole of the needle will deflect towards his left hand, that is towards west. तो जो नॉर्थ पोल होगा निडल का वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको कि हम वेस्ट कहेंगे। किस तरीके से होगा, तो लेट्स से ये साउथ से नॉर्थ की ओर करंट जा रही है, दिस इज साउथ, दैट इज नॉर्थ, और ये एक पर्सन है जो कि इसमें स्विम कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन आप स्विम करते हुए देख सकते हैं, ये इसके पैर है साउथ, ये है नॉर्थ, और करंट इसके पैर से एंटर करेगी आगे की ओर, ठीक है। और इसके ठीक नीचे हमने मैग्नेटिक कंपास निडल रख दी है, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो होगा इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ ये डिफ्लेक्शन हो गया, लेफ्ट हैंड की तरफ निडल खिसक के चली गई, इसे कहेंगे डिफ्लेक्शन इन नॉर्थ, ठीक है। इसे कहेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, इस तरफ ये डिफ्लेक्शन हो गया। ये होता है स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। स्नो रूल मैंने आपको बता दिया था, इसे स्विमिंग रूल कहते हैं। अगर एक पर्सन इस तरीके से हो कि वो साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में हो, करंट उसके पैर के थ्रू जा रही हो, विच इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उसके नीचे कंपास निडल को अगर लाके रख देते हैं, तो जो कंपास निडल है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, जो कि वेस्ट की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। नाउ मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ओके, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर हम इस तरीके से एक स्क्रू ले लें, ऐसे पकड़ लें और हम इसे ऐसे घुमाएं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो ये जो माई फिंगर का कर्ल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू अ लीनियर कंडक्टर, then the direction of rotation of screw gives the direction of magnetic lines of force around the conductor। ये एक स्क्रू है, ठीक है, ऊपर की ओर करंट है, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरफ से घुमा रहे हैं। माई फिंगर, अगर हम इसको ऐसे रखें अपना हाथ, तो माई फिंगर यहां से एंटर करेंगी और इधर से घूम के बाहर आ जाएंगी, तो इधर से अंदर, इधर से बाहर, तो इस तरीके देखिए फील्ड लाइंस लग रही हैं। और करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें
तो हमारा थंब नीचे की ओर हो जाएगा। अब हमारी फिंगर्स पीछे की तरफ जाएंगी, ठीक है, फिंगर ऐसे जाएंगी इधर की ओर और फील्ड ऐसे, तो यहाँ करंट डायरेक्शन नीचे हो गई। तो ये है स्क्रू रूल। ओके, दिस इज मैक्सवेल स्क्रू रूल। इसके अलावा एक राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल है, जिसको हम अभी स्क्रू रूल के टर्म में भी समझ सकते हैं। यहाँ ये थंब है, इस तरफ ये देखिए फिंगर का जो कर्ल है ये दिखा रहा है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, और ये थंब की डायरेक्शन में करंट है। तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर है दैट्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, then the tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of magnetic lines of force. मैं यहाँ पे आपको एक चीज ये बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत आसान भाषा में और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर आपको दे दिया गया, ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और आपको इस पॉइंट पे फील्ड बताना है। तो यू जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड, तो यहां से फिंगर अंदर जा रही है, इधर से मेरी फिंगर अंदर जा रही है, तो यहां पे फील्ड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और यहां से फिंगर आ रही है बाहर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड को क्रॉस से दिखाया जाता है और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ट्रेन जाती है कहीं, अगर माने ट्रेन एक जगह जा रही है, एक सुरंग में जा रही है, कहीं जा रही है, तो आपको उसके पीछे का क्रॉस दिखता है। अगर वो अंदर जा रही है तो बाहर आ रही होती है तो उसकी हेडलाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन है, डॉट, अंदर जा रहा है, इनवर्ट द प्लेन है, तो क्रॉस। ठीक है, इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिख लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड या बाहर की ओर दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बाद अगर यही करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाए तब क्या होगा, हम ऐसे अपना हाथ रखें, अब हमारी फिंगर यहां से अंदर जा रही हैं, तो ये हो गया क्रॉस, और यहां से बाहर निकल के आ रही हैं, तो ये हो गया डॉट। तो अगर आपको वायर में करंट ऐसे दी गई है और आप परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, इस तरफ निकालना है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। अगर कोई सर्कुलर रिंग है, लेट्स से ये है सर्कुलर रिंग में करंट ऐसे चल रही है, इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रही है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए फिंगर्स को ऐसे देखिए, इस एरो के हिसाब से टर्न कर लीजिए। तो इस समय थंब बाहर की ओर है, इसमें फील्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और इस समय ऐसे है फिंगर का कर्ल, थंब मेरा अंदर की ओर है, सो दिस इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ऑफ द प्लेन। इस तरीके से हम दोनों फील्ड लाइंस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डॉट का और ये क्रॉस का। तो ये हैं अलग अलग तरीके से डायरेक्शन निकालने के तरीके। अब हम समझेंगे इसमें पहली बार मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से निकालते हैं, तो हम समझेंगे बायो-सेवर्ट के लॉ को। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ। सो ये दो साइंटिस्ट के नाम है बायो एंड सेवर्ट। इन्होंने बताया था कि अगर इस तरीके से एक हम कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर ले लें जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही हो और उस पर करंट एलिमेंट को कंसिडर कर लें, एक छोटी सी इसमें कंसिडर कर लें, एक छोटा सा एक लेंथ सेगमेंट कंसिडर कर लें, और जिससे हमें पी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये हमने करंट एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट इज करंट इनटू दिस डिस्टेंस, ये सेगमेंट, एंड दिस इज पी। और ये जो पी है इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से आर बन रहा है, इस करंट एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर इसका आर है। यहाँ पे देखिए ये करंट एलिमेंट है और ये है पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, जो यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस वेक्टर पे डिपेंड करेगा, किन पे डिपेंड करेगा, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने देखा ये करंट एलिमेंट था, इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, ये एक पॉइंट है पी जिसपे हमें फील्ड मेजर करना है। तो ऑब्वियसली करंट ऊपर की ओर जा रही है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉइंट के हिसाब से परपेंडिकुलर इनवर्ड है अंदर की ओर, फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड हियर। अगर इस पॉइंट पे निकालना हो, इस पॉइंट पे निकालते तो ये परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द प्लेन हो जाता, बाहर की ओर उंगलियां आ रही हैं। यहाँ से हम इस पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन करा देते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज करंट एलिमेंट डीएल। तो ये जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा ये डिपेंड करती है
कि आपने एलिमेंट की लेंथ कितनी ली है, करंट एलिमेंट की, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके बीच का साइन एंगल कितना बन रहा है, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट का। दिस इज, इसको कहेंगे एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड करंट एलिमेंट। एंड करंट एलिमेंट। इसके अलावा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के, ठीक है। दिस इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें यहां से कंबाइन करें, कंबाइनिंग, तो dB IDL sin theta upon R square. This is the intensity of magnetic field. Okay, this is the formula for intensity of magnetic field. We have, so dB is mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon R square, या फिर हम कह सकते हैं B is equal to mu naught upon 4 pi I delta L sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। और तो ये इसका फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दिस, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया था, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, which is amount of magnetic field permeable through vacuum, permeable थ्रू वैक्यूम, ठीक है। दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ओके। इसी चीज को हम परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहेंगे। नाउ आफ्टर द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, आफ्टर दिस थिंग वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का आपस में क्या रिलेशन है। एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में यूज होता है, ये मैग्नेटिज्म के टर्म में यूज होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ पर कूलम स्क्वायर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है डिवाइडिंग बोथ हो गया 9 × 10⁻16। इस चीज को हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखना चाहें अगर, तो लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और 1/, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट c स्क्वायर, तो c हो गया 1/√, और ये रिलेशन हो गया परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का, ठीक है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में ये रिलेशन होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के
बराबर होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं बायो सेवर्ट लॉ के। बायो सेवर्ट लॉ से हम बाकी के जैसे स्ट्रेट वायर है या रिंग है कोई, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से मेजर करते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a straight current carrying conductor स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर करी जाती है, हम उसके बारे में जानेंगे। ये एक वायर है, इस पॉइंट पे हमें कैपिटल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। हमने इसमें एक छोटा सा करंट सेगमेंट डी एल कंसीडर किया और ये एंगल हमारा बन रहा है डी फाई। लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी लगभग थीटा होगा। ये डिस्टेंस जो है करंट एलिमेंट की वो आर है। करंट एलिमेंट इसलिए क्योंकि ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इसकी लेबलिंग अगर कर दें तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड साइन थीटा इज वाई जेड अपॉन एक्स वाई, वाई जेड अपॉन डी एल, और यहां से वाई जेड हो गया डी एल साइन थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी वाई जेड, अगर हम पी वाई जेड की बात करें तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है तो इसे लिखेंगे आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आर्क है यहां पे वाई जेड, एंगल है डी फाई और रेडियस ये डिस्टेंस है आर। तो अगर इन दोनों से हम देखें सो वी कैन से डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। यहां तक बात हमें समझ में आ गई है। नाउ फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, अगर हम बायो सेवर्ट लॉ को देखते हैं तो B बराबर आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हम कॉमन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर डीएल साइन थीटा को लिखेंगे आर डी फाई और ये हो गया आर स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। तो B आ गया यहां से हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को, ये एंगल फाई है यहां से, इस ट्रायंगल को देखें, लेट्स से इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट हमने P माना है, इसको हम O लिख लें। इन ट्रायंगल POY, इन ट्रायंगल POY cos phi इज इक्वल टू OP अपॉन PY, और ये है हमारे पास कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर cos phi। और अब हम लिखेंगे B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट 4 पाई आई और R को लिख देंगे R अपॉन cos phi डी फाई। नाउ वी विल हैव B एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R cos phi डी फाई। अब एंगुलर लिमिट जो होंगी वो कहां से कहां तक होंगी ये समझने के लिए हम वापस उसी फिगर में आ जाएं। अगर तो ये नीचे वाला जो एंगल है इसको हम लिखेंगे माइनस का फाई 1 और ऊपर वाले को लिखेंगे फाई 2 पॉजिटिव। इसको निगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि बेस लाइन से नीचे के लिए है और वो बेस लाइन से ऊपर है इसलिए वो पॉजिटिव है। माइनस फाई 1, दिस इज फाई 2, 4 पाई आई अपॉन आर और ये हो गया साइन फाई। दिस इज फाई 2 माइनस फाई 1। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1।
और ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता, लेट्स से वायर ऐसे है और यहाँ पे ये डिस्टेंसेस ऐसे इस तरीके से चल रही होती, इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही होती, तो एंगल 90 हो जाएंगे इनफाइनाइट के लिए। सो हम कहेंगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ phi1 and phi2 both must equal to 90. So we'll write B is equal to mu naught upon 4 pi I upon R sin 90 plus sin 90. So B is equal to mu naught upon 4 pi I upon R 1 plus 1, and this is mu naught upon 2 pi I upon R and B. अगर इसके B और R के बीच के ग्राफ को देखें तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, तो इसके बीच जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है। अगर हमें सेमी इनफाइनाइट लेंथ पे निकालना है, इसका मतलब ये यहाँ पे है और पॉइंट इस बार यहाँ पे मौजूद है, तो ये सेमी इनफाइनाइट है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा phi2, बट phi1 तो इसके साथ ही है, तो phi1 इज 0 डिग्री। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 एंड साइन 0, तो आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ठीक है, इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एक सेमी इनफाइनाइट वायर का। वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल एंड विच इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट एप्लीकेशन वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या था, वेक्टर में इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया सकता है। तो जनरल फॉर्म ये है, हम जनरली इसको ये देखते हैं, इन वेक्टर इट इज रिटन एज लाइक दिस, बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I R cross delta L and this is the expression of Biot-Savart law in vector form. Okay, this is the expression of Biot-Savart law in vector form. तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, this is the expression for Biot-Savart law in vector form. इसके बाद हम इस लेक्चर में अभी इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट लॉ का वो हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी रिंग पे लगती है, रिंग से किसी सेपरेट डिस्टेंस पे लगती है, उसी के एक्सिस पे सेंटर से, किस तरीके से उसके सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। फिर हम एक और लॉ के बारे में जानेंगे जिसका नाम होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में गॉस थ्योरम को यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और उसके भी एप्लीकेशन, फोर्सेस वगैरह वगैरह के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।